गुड मॉर्निंग। आज हम प्रतिनिधि सभा के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने सीनेट के बारे में देखा था, सीनेट का अध्ययन किया था। अब हम देखते हैं कांग्रेस का जो प्रथम सदन, जो लोकप्रिय सदन है, जिसे हम प्रतिनिधि सभा के नाम से जानते हैं, उसका गठन किस प्रकार से हुआ है। तो प्रतिनिधि सभा के सदस्य जो है भारतीय लोकसभा की भांति वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। अमेरिका में 18 वर्ष के प्रत्येक स्त्री पुरुष को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। मतदाता बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि वह व्यक्ति उस राज्य में कुछ समय तक रहा हो। यह अवधि विभिन्न राज्यों में 6 मास से लेकर 2 वर्ष तक की है। पागल और देशद्रोहियों को मताधिकार प्रदान नहीं किया गया है अमेरिका में। प्रतिनिधि सभा की जो रचना के विषय में संविधान में कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा का प्रत्येक प्रतिनिधि कम से कम 30,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा और प्रत्येक राज्य से कम एक प्रतिनिधि अवश्य चुनकर आएगा, चाहे उसकी जनसंख्या 30,000 से भी कम क्यों न हो। 1961 की जनगणना के आधार पर प्रतिनिधि सभा की कुल सदस्य संख्या 435 निश्चित कर दी गई है और 3 जो है कोलंबिया जिले से रखे गए हैं। इस प्रकार से 435 + 3 = 438। तो कुल सदस्य प्रतिनिधि सभा के होंगे 438। प्रतिनिधि सभा का सदस्य उम्मीदवार बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, वो देखते हैं हम। तो वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह कम से कम 7 वर्ष से अमेरिका का नागरिक हो, वह अमेरिका में नागरिक या सैनिक पदाधिकारी न हो, वह उस राज्य का निवासी हो जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है। तो ये सारी योग्यताएं उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। विशेषाधिकार में यदि हम देखें तो प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता है। उन्हें अधिवेशन के दिनों में किसी दीवानी अभियोग के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सदस्यों को निःशुल्क डाक, तार तथा टेलीफोन सेवाएं भी उपलब्ध हैं। सदस्यों को निःशुल्क क्लर्क तथा स्टेशनरी की सुविधाएं प्राप्त हैं ताकि वे अपने संसदीय कार्यों को ठीक रूप से चला सकें। तो ये इसके विशेषाधिकार हैं। इसका जो वेतन है वो प्रतिनिधि सदन के प्रत्येक सदस्य को $1,33,600 वार्षिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त क्लर्क के लिए, स्टेशनरी के लिए, कार्यालय कायम करने के लिए अलग से भत्ते मिलते हैं। उन्हें यात्रा खर्चा भी मिलता है। अधिवेशन यदि हम देखें तो अमेरिकी संविधान के 20वें संशोधन के अनुसार कांग्रेस प्रतिवर्ष एक बार अवश्य इकट्ठी होगी और इसकी बैठक 3 जनवरी दोपहर से आरंभ होंगी। कांग्रेस के जो दोनों सदनों के अधिवेशन उस समय तक चलता है जब तक कि उनके सदस्य अधिवेशन के स्थगन के लिए मत ना दे दें। दोनों सदनों का अधिवेशन एक साथ स्थगित होता है और एक साथ ही प्रारंभ होता है। गणपूर्ति हम देखें तो कुल सदस्यों का बहुमत सदन की गणपूर्ति होता है। अवधि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का है। तो इस प्रकार से इसका गठन, इसका अधिवेशन, वेतन, गणपूर्ति और अवधि। अब हम देखते हैं इसके प्रतिनिधि सभा के जो है कार्य क्या हैं या इसकी शक्तियाँ क्या हैं। तो सबसे पहला है स्पीकर का चुनाव। तो प्रतिनिधि सभा जो है अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करता है और जो कि उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा है व्यवस्थापन संबंधी शक्ति। व्यवस्थापन संबंधी कार्यों में प्रतिनिधि सभा सीनेट की समानपदी है। वित्त विधेयकों के विषय में प्रतिनिधि सभा की स्थिति सीनेट से थोड़ी उच्च है क्योंकि उसका जो प्रस्तुतिकरण है, उसका जो आरंभ है वो केवल प्रतिनिधि सभा में ही होता है। अमेरिका में कोई भी विधेयक तब तक कांग्रेस द्वारा पारित नहीं समझा जा सकता जब तक कि उसे सीनेट की तरह ही प्रतिनिधि सभा की स्वीकृति भी प्राप्त न हो जाए। तो व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ के तहत प्रतिनिधि सभा जो है कानूनों का निर्माण करती है, साधारण विधेयकों का और वित्त विधेयकों का, प्लस संविधान संशोधन विधेयकों का। तो ये तीनों ही काम जो है इसके द्वारा किए जाते हैं, जबकि व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। अगला है कार्यपालन संबंधी शक्ति। तो सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की कार्यपालिका शक्तियाँ कम हैं। सीनेट की भांति संधियों के पुष्टिकरण, राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियाँ की स्वीकृति आदि अधिकार तो उसे प्राप्त नहीं है, किंतु उसका एक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कभी ऐसा हो कि राष्ट्रपति के चुनाव में परिणाम जो है अस्पष्ट हो या 3 प्रत्याशियों में से कोई भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त न कर सके, तो ऐसे दशा में प्रतिनिधि सभा का यह अधिकार होता है कि वे उन 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति का अधिकारी घोषित कर दे। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत उसका केवल यह एक विशेषाधिकार है। युद्ध की घोषणा।
सीनेट के साथ मिलकर प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध की जो घोषणा है उसका अनुसमर्थन करती है या उसकी पुष्टि करती है। नियम बनाना, प्रतिनिधि सदन को अपनी कार्रवाई के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। यदि यह सदन 2/3 बहुमत से किसी सदस्यों को दोषी ठहराए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो अपने सदन की कार्रवाई के संबंध में ये नियम बना सकती है। महाभियोग लगाना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या विभिन्न अधिकारी द्वारा गंभीर अपराध करने पर या उन पर यदि दोष लगे तो उस दोषारोपण का कार्य प्रतिनिधि सदन का ही होता है। अगला है पर्यवेक्षण संबंधी। प्रतिनिधि सभा पर्यवेक्षण संबंधी कार्य भी करती है। कांग्रेस विधि द्वारा अनेक प्रशासनिक निकायों की सृष्टि करती है और उन्हें आर्थिक अनुदान देती है और बदले में उनके कार्यों का निरीक्षण करने का कार्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाता है। अगला है इसके अंदर अन्वेक्षण संबंधी। तो सीनेट के समान प्रतिनिधि सभा भी अन्वेक्षण अथवा प्रशासकीय जांच, इन्वेस्टिगेशन का कार्य करती है, लेकिन सीनेट की तुलना में उसका ये अधिकार जो है कम महत्व का होता है। तो ये प्रतिनिधि सभा के कार्य है। अब हम देखते हैं प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण इतना कमज़ोर सदन क्यों है, जबकि ये लोकप्रिय सदन है। विश्व के अधिकांश जो प्रथम सदन है वो बहुत मजबूत, बहुत शक्तिशाली हैं। अमेरिका अपवाद है इसका, क्योंकि अमेरिका का जो लोकप्रिय सदन जिसे कि हम प्रतिनिधि सभा के नाम से जानते हैं वो अन्य देशों के सदनों की तुलना में बहुत कमज़ोर है। इसकी दुर्बलता के कई कारण हैं। सबसे पहला है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। शासन की अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका न तो व्यवस्थापिका में से ली जाती है और न वह उसके प्रति उत्तरदायी ही होती है। परिणाम स्वरूप कार्यपालिका को नियंत्रित करने का अधिकार व्यवस्थापिका को प्राप्त नहीं होता। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली भी प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का कारण है। समान पदीय द्विसदनीय व्यवस्था। अधिकांश देशों में जो व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं, तो लोकप्रिय सदन शक्तिशाली है, द्वितीय सदन कमज़ोर है। लेकिन अमेरिका के अंदर दोनों ही सदनों की जो स्थिति है वो बराबर की है। यही कारण है कि प्रतिनिधि सभा दुर्बल हो गई है। दोनों को समान अधिकार प्राप्त होने के कारण दोनों ही प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित होते हैं। दोनों की सहमति से ही कोई विधेयक पारित नहीं हो सकता, अतः प्रतिनिधि सभा कमज़ोर है। तीसरा है सीनेट की विशिष्ट स्थिति। प्रतिनिधि सभा की कमजोरी का एक कारण सीनेट की वह विशिष्ट स्थिति है जो उसे संविधान द्वारा प्रदान की गई है। संविधान ने सीनेट की रचना राष्ट्रपति की परामर्शदात्री समिति के रूप में की है, अतः व्यवस्थापन संबंधी अधिकारों के अतिरिक्त उसे कार्यपालन के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। संधियों का पुष्टिकरण हो जैसे उच्च नियुक्तियों की स्वीकृति और विभागीय जांच आदि के अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो कि सीनेट को प्राप्त हैं और प्रतिनिधि सभा को प्राप्त नहीं है। तो सीनेट की विशिष्ट स्थिति भी प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का कारण है। अल्प कार्यावधि, इसके जो कार्यकाल है वो 2 ही वर्ष है, बहुत छोटी कार्यावधि है इसकी। तो इसके सदस्य पद पर आने से पहले ही अगले चुनाव की चिंता में लग जाते हैं। यही कारण है कि ये अपना 100% नहीं दे पाते। तो छोटी कार्यावधि के परिणाम स्वरूप अधिकांश जो प्रतिनिधि जो होते हैं भावी निर्वाचन की चिंता में व्यस्त रहते हैं और सदन में महत्वपूर्ण या प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर पाते। अगला है प्रतिनिधियों का स्तर। प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में क्षेत्रीय नियमों का अनुसरण किया जाता है। क्षेत्र का निवासी ही प्रतिनिधि के लिए प्रत्याशी हो सकता है, अतः सामान्य श्रेणी के व्यक्ति प्रतिनिधि निर्वाचित हो जाते हैं। सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं होता, इस कारण से भी ये व्यवहार में इसकी स्थिति जो है कमज़ोर हो गई है। कार्यपालिका पर नियंत्रण यदि हम देखें तो प्रतिनिधि सभा का राष्ट्रपति पर उस प्रकार का नियंत्रण नहीं है जिस प्रकार ब्रिटेन में कॉमन सभा का मंत्रिमंडल पर नियंत्रण है। इंग्लैंड की भांति कार्यपालिका कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है और न ही प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति को अपदस्थ कर सकती है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण इसका नगण्य है। कार्यपालिका पर जो मुख्य नियंत्रण है वो है इसके द्वितीय सदन सीनेट का। अगला है कार्यविधि के नियम। प्रतिनिधि सभा के कार्यविधि के नियम भी उसे दुर्बल बनाते हैं। सीनेटरों की अपेक्षा प्रतिनिधियों की भाषण की जो स्वतंत्रता होती है वो सीमित होती है। फिर शक्तिशाली समितियों का अस्तित्व भी इस सदन को कमज़ोर एवं प्रभावहीन बनाता है। सदन के अधिकांश कार्य समिति द्वारा ही संपादित होते हैं। प्रतिनिधि सभा अधिकांशतः समितियों के निर्णय पर केवल मुहर लगाने का कार्य करती है। तो इसकी कार्यविधि के नियम भी इसको कमज़ोर बनाते हैं। अगला है इसका बड़ा आकार।
तो प्रतिनिधि सभा का बड़ा आकार भी उसे दुर्बल बनाता है। इसमें 435 सदस्य होते हैं, जबकि सीनेट में केवल 100 सदस्य। इसलिए सीनेट की सदस्यता प्रतिनिधि सभा की सदस्यता की अपेक्षा अधिक गौरव एवं शान की बात समझी जाती है। अब यदि देखें हम तो प्रतिनिधि सभा की स्थिति को यदि हम एक्चुअल में देखें कि क्या है, तो अमेरिकी शासन प्रणाली में प्रतिनिधि सभा एक दुर्बल सदन है। उसका नेतृत्व संगठित नहीं है, वह राष्ट्रीय संस्था की धुरी नहीं बन पाई है, उसे राष्ट्रीय प्रतिनिध्यात्मक संस्था नहीं कहा जा सकता, वह तो क्षेत्रीय प्रतिनिधियों का मंच मात्र है। अपने मतदाताओं के स्थानीय, व्यक्तिगत व विशिष्ट हितों के बोझ से वह इतनी दबी रहती है कि राष्ट्रीय नीति के निर्माण की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। संक्षेप में प्रतिनिधि सभा न केवल सीनेट की तुलना में अपितु अन्य देशों के प्रथम सदनों की तुलना में अत्यंत कमजोर सदन है। प्रोफेसर लास्की के शब्दों में, प्रतिनिधि सभा उन कार्यों को करने में जो उससे अपेक्षित हैं बुरी तरह असफल रही है। यह एक महान राष्ट्र के लिए अनुपयुक्त सदन है।